नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जनहित के कानून बनाना वैसे तो सरकार का काम है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय जनहित याचिकाओं के माध्यम से दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान निकलवाने और आम आदमी की मेहनत की कमाई को लुटने से बचाने के प्रयास करते हैं, वह काबिले तारीफ है। अश्विनी उपाध्याय की दो अहम याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें पहली याचिका में उन्होंने आग्रह किया है कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में तत्कालीन सरकार ने जो छेड़छाड़ की थी उसे ठीक किया जाए। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रस्तावना से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ गैर कानूनी है। अश्विनी उपाध्याय की दूसरी याचिका देश भर में एक समान बिल्डर बायर एग्रीमेंट के लिए नियम कानून बनाने की मांग संबंधी है। दरअसल जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार देश भर में हो रही है, उसको देखते हुए खरीदार और बिल्डर के बीच होने वाले करार में एक रूपता होनी जरूरी है, ताकि उपभोक्ता के हित किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। आइए प्रवास साक्षी की इस खास रिपोर्ट में सबसे पहले देखते हैं संविधान की प्रस्तावना से कांग्रेस सरकार ने जो छेड़छाड़ की थी उसके बारे में अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, यानी जो प्रियम्बल बदला गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। इमरजेंसी के दौरान जब सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का जो राइट था, फंडामेंटल राइट, वो भी छीन लिया गया था। पूरा देश एक तरीके से जेल बना हुआ था। लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका था। इसके बावजूद जो एक्सटेंडेड टेन्योर था लोकसभा का, उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की जो फाउंडेशन है, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और आज माननीय कोर्ट ने हमारी याचिका को, दो और याचिकाएं जो चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक विष्णु शंकर जैन जी ने फाइल किया हुआ और एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने फाइल किया है, उसके साथ जोड़ दिया है। हमारा ये कहना है कि ये जो शब्द सेकुलर जोड़ा गया है, इस पर संविधान सभा में 3 बार चर्चा हुई थी और तीनों बार इसको रिजेक्ट किया गया था। संविधान का प्रियम्बल कोई एक दिन में नहीं बना था, बहुत लंबी चर्चा के बाद बना था। सबसे पहली बार संविधान के प्रियम्बल पर 13 दिसंबर 1946 को चर्चा हुई थी। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को फिर चर्चा हुई और संविधान का प्रियम्बल को पास किया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया और संविधान में सेकुलर जोड़ने के लिए कहा। उस अमेंडमेंट पे फिर पूरे दिन चर्चा हुई और प्रोफेसर केटी साहब का जो अमेंडमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 3 दिसंबर को 1948 को प्रोफेसर केटी साहब ने दोबारा फिर एक अमेंडमेंट मूव किया कि संविधान में सेकुलर जोड़ा जाए। उस पर फिर चर्चा हुई और उनके उस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर इस पर चर्चा हुई कि सेकुलर जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा था ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर देगा। एचवी कामत साहब ने कहा था कि ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। और फिर से उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को फिर प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई और फाइनली प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने हमारा संविधान एक्सेप्ट किया और प्रियम्बल पे जो डेट पड़ी हुई है वो 26 नवंबर 1949 की पड़ी हुई है। आज भी 26 नवंबर 1949 की ही डेट है प्रियम्बल के ऊपर, लेकिन 1976 में उसमें सेकुलर जोड़ दिया गया। उसी को मैंने चैलेंज किया हुआ है। आखिर 1967 को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है, और मेरा ये कहना है कि संविधान का प्रियम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने कहा था संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता। इसके बावजूद फिर से इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान संविधान में प्रियम्बल को बदला गया। हमारा ये कहना है कि अगर प्रियम्बल को बदलने की छूट मिल गई तो फिर तो प्रियम्बल में कुछ भी जोड़ा जा सकता है और कुछ भी घटाया जा सकता है। फिर तो अगर जिसके पास 2/3 बहुमत होगा, कल को वो प्रियम्बल से डेमोक्रेसी निकाल देगा। किसी को 2/3 बहुमत होगा, प्रियम्बल से वो जस्टिस को निकाल देगा, प्रियम्बल से इक्वल अपॉर्चुनिटी को निकाल देगा, प्रियम्बल से यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को निकाल देगा, प्रियम्बल से रिपब्लिक शब्द को निकाल देगा।
अगर कुछ जोड़ने की इजाज़त मिली तो घटाने की भी इजाज़त दी जा सकती है। अगर प्रियम्बल में बदलाव हो सकता है कुछ जोड़ के, तो प्रियम्बल में कुछ घटाया भी जा सकता है। कल को प्रियम्बल में कोई शरिया जोड़ दे, कल को प्रियम्बल में कुछ और कुछ जोड़ दे। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रियम्बल में कुछ भी जोड़ने और कुछ भी घटाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। संविधान में जो जोड़ना है जोड़िए, जो घटाना हो घटाइए, लेकिन संविधान का जो प्रियम्बल है वो संविधान की फाउंडेशन है, वो संविधान का गोल्डन गोल है, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं मिल सकती है। इसी ग्राउंड पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया है, और सुनवाई करने के बाद 2 याचिकाएं और जो चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक विष्णु शंकर जैन जी की याचिका है, एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की याचिका है। अब हमारी याचिकाओं को और वो दोनों याचिकाएं एक साथ जोड़ दी गई हैं, यानी आगे से अब इन 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट ने भी प्रस्ताव पास करके इमरजेंसी को इल्लीगल डिक्लेयर घोषित किया है, अभी 25 जून को पार्लियामेंट में बाकायदा प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव पास किया गया है कि जो इमरजेंसी थी अवैध थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इल्लीगल थी। तो अगर इमरजेंसी इल्लीगल है तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना भी इल्लीगल है, क्योंकि कार्यकाल तो खत्म हो चुका था। जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया उस समय 5 साल का लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका था। तो इसका मतलब इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना भी इल्लीगल था, और इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी के दौरान उस लोकसभा के द्वारा जो एक्सटेंडेड लोकसभा थी, जिसका टेन्योर पहले ही पूरा हो चुका था, उस लोकसभा के जरिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना भी गड़बड़ है। उस लोकसभा के द्वारा संविधान में कुछ संशोधन करना भी अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही हमारी मांग है। मैं आशा करता हूं सरकार इस पर संज्ञान लेगी। जैसे सरकार ने इमरजेंसी को अवैध घोषित किया है, वैसे ही सरकार इमरजेंसी के दौरान संविधान में किए गए संशोधन को भी अवैध घोषित कर देगी। और अगर सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी इसमें फाइनल हियरिंग करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चाहे वो 3 जजों की बेंच सुनवाई करे, चाहे 5 की करे, चाहे 7 की करे, ये प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया है ये पूरी तरीके से इल्लीगल है, और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अवैध घोषित करेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट संबंधी एक कानून को लेकर अश्विनी उपाध्याय की याचिका में क्या कहा गया है। यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी 1 नेशन 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और इसी तरीके से एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जितने बिल्डर हैं सबका अपना अलग अलग एग्रीमेंट है। किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में सारी बकवास लिखी होती है, लेकिन जो काम की बात है वो बिल्कुल नहीं लिखी होती। जितने भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, M20 होगी, M25 होगी, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी, फाउंडेशन में सरिया का साइज क्या होगा, फाउंडेशन में सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता। कॉलम जो बनेगा वो कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम की क्या साइज होगी, कॉलम की क्या स्ट्रेंथ होगी, M20 होगा, M25 होगा, M30 होगा, M40 होगा, जो भी है, कहीं कुछ नहीं लिखा होता। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता पंखा किस क्वालिटी का होगा, वायर किस कंपनी का होगा, वायर किस क्वालिटी का होगा, जो और भी चीज़ें दी जाएंगी वो किस क्वालिटी की होगी। अगर उसको फर्निश करके दे रहे हैं तो उसमें जो फर्नीचर लगेगा वो किस क्वालिटी का होगा, किस लकड़ी का होगा, कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे, वो भी इंग्लिश में। भारत के 90% लोग इंग्लिश को नहीं समझते, केवल 10% लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं। 90% लोगों को इंग्लिश पता ही नहीं है, लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट बनता है इंग्लिश में। तो लोग मजबूरी में जब मकान खरीदने जाते हैं, या चाहे वो मल्टी स्टोरी खरीदें या इंडिपेंडेंट खरीदें, मजबूरी में वो साइन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे, और बाद में उसी से ब्लैकमेल किया जाता है। एग्रीमेंट में ये तो लिख दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपके ऊपर 12% ब्याज लगेगा, या 15% ब्याज लगेगा, या 20% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर पोजेसन लेट हुआ तो कितना ब्याज लगेगा, कहीं नहीं लिखा होता। तो पूरी तरीके से आज की डेट में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक तरफा है। बिल्डर बना देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, अपने आराम अपने लिए बनाते हैं, उसमें बायर के लिए कुछ होता ही नहीं है। और यही नतीजा है कि पूरे देश में इतने केसेस चल रहे हैं, और ज़्यादातर केस में बायर को
वो लाभ नहीं मिल पाता, बायर को वो सहूलियत नहीं मिल पाती। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सभी राज्यों का इनपुट था उसको भी लिया है। सभी राज्यों ने अपना अपना जवाब दे दिया है। क्रेडाई भी आ गया है, कुछ बिल्डर एसोसिएशन भी आ गए हैं, हरियाणा की सरकार भी आ गई है, नागालैंड की सरकार आई है। नागालैंड की सरकार कह रही है कि आर्टिकल 371 के कारण ये रेरा उसके ऊपर लागू नहीं होता। बड़ी दुख की बात है। बिल्डर बायर चाहे वो नागालैंड का हो चाहे वो गुजरात का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे बायर की जो समस्या है वही नागालैंड में भी है, वही दिल्ली में है, वही गुड़गांव में है। लेकिन नागालैंड की सरकार कह रही कि नहीं, ये यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, विरोध करने आ गई है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही भारत में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। मैंने ये भी मांग किया है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो ये 2 पेज का होना चाहिए, 2 भाषाओं में होना चाहिए और बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। उसमें बकवास की चीज़ लिखने की बजाय केवल ये लिखा होना चाहिए, हम मकान कितने दिन में दे देंगे, मकान की क्वालिटी क्या होगी, सीमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर कितना मोटा होगा, सरिया किस कंपनी का होगा, जो कॉलम बनेगा वो कितनी उसकी साइज़ होगी, प्रत्येक कॉलम में किस साइज़ का सरिया होगा, कितना सरिया होगा, सीमेंट बालू का रेशियो क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगी, M25 होगी, M30 होगी या M40 होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के एसेसरीज जो लगेंगे वो किस कंपनी के लगेंगे, किस क्वालिटी के लगेंगे, ये सब तो काम की चीज़ है। अदरवाइज आज की डेट में पूरा बकवास भरा हुआ है। 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे और एग्रीमेंट भी स्टेट वाइज भी कॉमन नहीं है। सारे बिल्डर अपना अपना एग्रीमेंट बना लेते हैं। दूसरे, अब आपको गुड़गांव में ही कम से कम 50 तरीके का एग्रीमेंट मिल जाएगा, दिल्ली में आपको 40 तरीके का एग्रीमेंट मिल जाएगा, नोएडा में आपको 50 तरीके का एग्रीमेंट। जितने बिल्डर उतना एग्रीमेंट, क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्म ड्राफ्ट नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके साथ एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अल्टीमेटली पहले कोई बायर जाता है सीधे बिल्डर के पास नहीं जाता, वो बीच में कई बार एजेंट के जरिए जाता है, तो एजेंट भी एक एग्रीमेंट करता है और एजेंट भी जितने एजेंट उतने एग्रीमेंट चल रहा है। तो एजेंट एग्रीमेंट भी यूनिफॉर्म हो, यानी 1 नेशन 1 एजेंट एग्रीमेंट हो, और बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी यूनिफॉर्म हो, यानी 1 नेशन 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो। और ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट 2 भाषा में हो, जितनी ज़रूरत चीज़ें हैं, जितनी सबका स्पेसिफिकेशन लिखा जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हुआ है कि इसकी ज़रूरत है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही भारत में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। उससे लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सारी टर्म्स कंडीशन स्पष्ट लिखी होगी। अगर पेमेंट लेट करने पे 15% इंटरेस्ट लगेगा तो पोजीशन लेट करने पे भी 15% इंटरेस्ट होगा। अगर किसी ने कहा है कि हम 2 साल में मकान बना के देंगे तो 2 साल में उसको देना ही पड़ेगा, फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी क्या हो रहा है कि 2 साल में कहते हैं मकान बना के देते हैं और देते हैं 8 साल, 5 साल, 6 साल के बाद, और उसमें भी कुछ होता नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। तो जब तक पनिशमेंट का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये सब डिले चलता जाएगा। कभी किसका बहाना, कभी उसका बहाना। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि लैंड डिस्प्यूटेड होती है, उसकी बुकिंग कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और बाद में वो ज़मीन का मुकदमा कोर्ट में चला जाता है और फिर बेचारा बायर परेशान होता है। कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मुकदमे के कारण चल रहे हैं। तो अगर बिल्डर के पास ज़मीन नहीं है तो बुकिंग क्यों ले? ज़मीन जब तक क्लियर ना हो जाए, उसके पास उसका पैशन ना आ जाए, जब तक उसकी बाउंड्री ना बन जाए, तब तक उसको ये राइट नहीं है कि वो बुकिंग करे और लोगों से कॉन्टेक्ट कर ले। इन सारे विषयों को देखते हुए बहुत जल्दी इस पे आएगा। अगले हफ्ते इसके ऊपर फिर सुनवाई होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।